अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ एट 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा। इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग अपने घरों में बाहिफाजत होंगे। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान जो कि कई बरसों से दहशतगर्दी, बदअमनी और बैरूनी मुदाखलत जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहा है, रियासती इदारे मुल्क में अमन कायम रखने और दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक नजर आती है कि जो अनासर बेगुनाह शहरियों, मजदूरों, मुसाफिरों, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाते हैं, वो किसी भी इखलाकी, इंसानी या मजहबी असूल की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। मासूम जानों का खून बहाने वालों के लिए किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ताहम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के साथ साथ ये सवाल भी अहम है कि बलूचिस्तान में देर पा अमन, तरक्की, तालीम, रोजगार और अवामी एतमाद को कैसे मजबूत बनाया जाए ताकि दुश्मन कुव्वतों को, नौजवानों को गुमराह करने का कोई मौका ना मिले। नाज़रीन, आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के नताइज क्या हैं। क्या रियासत अपनी कामयाबियां मुस्तकिल अमन में तब्दील कर सकेगी? क्या बलूचिस्तान के अवाम को वो तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और मौक़े मिल सकेंगे जिनके वो बरसों से मुंतज़िर हैं? और क्या दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हमेशा के लिए नाकाम बनाया जा सकेगा? नाज़रीन, दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी ने पूरी दुनिया को एक बार फिर बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला कर दिया है। जब भी इस खित्ते में जंग के बादल मंडलाते हैं तो सिर्फ मिसाइल ही नहीं चलते बल्कि आलमी मईशत भी हिलकर रह जाती है। खाम तेल की कीमतों में इजाफा, तिजारती रास्तों में रुकावटें, आलमी मंडियों में बेचैनी और सप्लाई चेन का मुतासर होना, ये सब ऐसे अवामिल हैं जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान तरक्की पजीर ममालिक और उन आम शहरियों को उठाना पड़ता है। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पहले ही महंगाई, बेरोज़गारी, माशी दबाव अवाम को परेशान किए हुए हैं, आलमी कशीदगी मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकती है। अगर तेल महंगा होता है तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक महदूद नहीं रहता बल्कि ट्रांसपोर्ट, बिजली, खाने पीने की अशिया, अद्वियात और रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज़ महंगी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा मुतासर वो मज़दूर, दिहाड़ीदार, सफ़ेद पोश, कम आमदनी वाले ख़ानदान होते हैं जो पहले ही महदूद वसाइल में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया की बड़ी ताकतें अपने इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगी या एक नई कशीदगी पूरी दुनिया को माशी बहरान की तरफ धकेल देगी? नाज़रीन, इसी सब के दौरान मुल्क के अंदर एक और मामला अवामी बहस का मरकज़ बना जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मराआत से मुताल्लिक मंजूर होने वाले बिल पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक इस बिल में बाज़ इजाफी सहूलतों और साबिक पार्लियामेंटेरियन से मुताल्लिक मराआत की तजावीज़ भी शामिल हैं जिन पर सियासी और अवामी सतह पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। एक तबका इसे मुंतखब नुमाइंदों का हक करार देता है जबकि दूसरा तबका ये सवाल उठाता है कि जब आम शहरी महंगाई, बेरोज़गारी, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलतों के मसाइल से दो चार हों तो क्या अवामी वसाइल का रुख पहले अवाम की ज़रूरियात की तरफ नहीं होना चाहिए? यही वो बुनियादी सवाल है। आपको बताती चलूँ कि उसमें ये डिमांड भी की गई थी कि जो एक्स पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी फैमिलीज़ को, जबकि 28-29 साल तक के उनके बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, जिसने मुल्क भर में बहस छेड़ दी। क्या हुक्मरान तबका और अवाम एक ही माशी हकीकत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या कौमी ख़जाने की तरजीहात दुरुस्त सिमत में है? क्या अवाम के टैक्स से हासिल होने वाले वसाइल का इस्तेमाल ज़्यादा शफाफ, मुनसिफाना और अवामी फलाह के मुताबिक होना चाहिए? और क्या ऐसे फ़ैसले अवाम के एतमाद को मजबूत करते हैं या मज़ीद सवालात को जन्म देते हैं? ये तमाम जो सवालात हैं ये बहुत अहम हैं और ये हम तमाम अवामी सवाबदीद पे भी छोड़ते हैं और हम अपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में इनके ऊपर बहस भी करेंगे। अभी वक्त हुआ जाता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जनाब हम हाजिर होंगे और एक बहुत ही अमेजिंग हमारे पास आज गेस्ट हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी कराएंगे जो इस मुल्क की तरक्की में एक बहुत अहम किरदार अदा करें। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक रोज एट 7 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आज हमारे पास कुछ ऐसे अमेजिंग इंडिविजुअल्स हैं जिनसे हम आपका तारुफ तो बाद में कराएंगे, लेकिन अभी पिछले दिनों जब पूरी वर्ल्ड के डायनामिक्स चेंज हुए तो बहुत सारी और चीज़ों के भी डायनामिक्स चेंज हो गए, जैसे कि वॉर थे ईरान इसराइल वॉर से पहले जो अमेरिका और ईरान के बीच में ये कशीदगी शुरू हुई, उससे पहले की दुनिया एक और दुनिया थी और उसकी बहुत सारी मिथ्स थी जिनके ऊपर वो दुनिया कायम थी। और इस जंग के बाद की जो दुनिया है, चाहे वो किसी भी उसके जो डायनेमिक्स हैं, उसके जो डेमोग्राफिक्स हैं, उसकी जितनी भी एक वॉर स्ट्रैटेजीज के हिसाब से एक नई तारीख उसमें रकम की गई और रकम होने जा भी रही है, क्योंकि बहुत सारी मिथ्स को ब्रेक किया गया। जब हम बात कर रहे थे ईरान और इजराइल की, जब इनिशियली ये चीज़ शुरू हुई तो सारी दुनिया यही समझती थी, इनके जब मिस कैलकुलेशंस की बात की गई, जो अमेरिका ने भी ये चीज़ें मिस कैलकुलेशन की और मिस कैलकुलेटेड थी, वो यही थी कि जी ईरान एक ऐसा मुल्क था जिसने बहुत अरसे तक उसके ऊपर सैंक्शंस लगी रही, दुनिया से कट ऑफ था, वो ट्रेड नहीं कर सकता था। तो यही सोचा जा रहा था कि ईरान को तो नीस्तो नाबूद करना या उसको शिकस्त देना या उसके ऊपर कब्जा करना शायद बहुत ही आसान होगा, वो भी सुपर पावर्स के लिए। लेकिन जिस तरीके से, जिस स्ट्रेटेजाइज तरीके से ईरान ने सुपर पावर्स का मुकाबला किया, और बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहा जाता था कि इजराइल का जो आयरन डोम है वो बिल्कुल फ्लॉलेस है, उसके अंदर वो तो किसी तरीके से ब्रेक हो ही नहीं सकता। फिर हमने देखा कि जी ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी जो थी ईरान की, उसने एक बड़ा रेवोल्यूशनाइज किया चीज़ों को और वॉर स्ट्रेटजी को, कि बग़ैर किसी एयरफोर्स के, बग़ैर किसी बूट्स ऑन ग्राउंड के किस तरीके से एक सुपर पावर को अगर हम कहें कि अपनी टर्म्स पे लाना या घुटने टेकने पे मजबूर कर देना, इससे पूरी दुनिया की ये नज़रें जो हैं इस चीज़ के ऊपर गामज़न हुई कि आइंदा की जो जंगें हैं, आइंदा की जो, बल्कि जो आइंदा की आम दुनिया भी है, वो अब चेंज हो चुकी है। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है। और अगेन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने भी अपना लोहा मनवाया है। अगर हम बात करें अभी इंडिया पाकिस्तान की और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा भी है, लेकिन कौमें वही जो हैं तरक्की करती हैं जो कि आने वाले वक्त के मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार रखती हैं। और अब खाली एक कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स सिस्टम नहीं है जिसके ऊपर हम चलते रहेंगे। अब हमें देखना है कि दुनिया आगे क्या करने वाली है। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कौन सी ऐसी नई चीज़ें आने वाली हैं, और आज से ही अगर हम उसकी बुनियाद रखेंगे तो हम जो है उसके ऊपर जो है तभी हम इस दुनिया के आगे मतलब चल सकेंगे। मुकाबला तो एक बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, व्हेन द सिचुएशन गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग टू, बट वो जो सिचुएशन है उसको भी हैंडल करने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं। और ख़ासतौर पर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी जो है अब वो बिल्कुल लाइक हर चीज़ को टेक ओवर करके, मुझे लगता है इंसानों को भी अब टेक ओवर कर जाएगी। तो आज ही हमारे पास एग्जैक्टली हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों के तारुफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आबिद साहब, जो नाइकेट का एक इदारा है उसके साथ मुंसलिक हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। उनके साथ बैठे हुए हैं हारिस की ड्रोन्स की कंपनी है और फ्लाइनॉटिक्स के नाम से, और आप जो है बेसिकली जो ड्रोन्स का जो ब्रेन है, आप समझ लें जो ड्रोन्स का जो ब्रेन है, जो कंप्यूटर है जो पूरा उसको ऑपरेट करता है, यू डील विद दैट। उनके साथ हमारे बैठे हुए माहिर अजीज़, इनकी कंपनी है स्पेक्टर डायनेमिक्स, और आप भी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। हम बहुत सारी आपसे बातें करने भी वाले हैं, सीखने भी वाले हैं कि जी अभी हम कहाँ खड़े हैं और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर हो सकती हैं। और आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं तैयब। तैयब हमारे साथ हैं और उनकी टाइटैनो के नाम से कंपनी है। और अभी हम, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और मैं ख़ुद जब आज ये मैंने सुना कि जी आज हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं तो मैं ख़ुद बड़ी एक्साइटेड हो गई थी। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले जो इनकी शुरुआत है इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आबिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे सामने यूथ बैठी हुई है, पाकिस्तान की यूथ बैठी हुई है। अभी इन सबसे मैं पूछ रही थी कि आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा है, और इतनी इनोवेटिव और इतनी स्किलफुल पाकिस्तानी यूथ है। इट itself is a very overwhelming to see and have you guys here कि ये चारों नए स्टार्टअप्स हैं हमारे पास तीनों। तो आप मुझे बताएंगे कि जो नए कैट का इदारा है,
how are they supporting and contributing towards this cause? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ नाइकैट का, NIC फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज। सो ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम का, और इसको फंड करता है इग्नाइट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड। इसके बेसिकली कंसोर्शियम है जो इसको चलाता है। उस कंसोर्शियम में नेटसोल आ जाता है, उसमें NASTAP आ जाता है, उसमें PSC कामरा है और A यूनिवर्सिटी है। तो ये सब मिलके ये इदारा जो है ये चलाते हैं। इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। काम हमारा क्या है? काम हमारा बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या डीप टेक रिलेटेड स्टार्टअप्स जो हैं, यंग फाउंडर्स जो हैं, उनको बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना। वो सपोर्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं। हम उनको कोवर्किंग स्पेस देते हैं, हम उनको मेंटरशिप देते हैं, उनको एक्सेस टू इन्वेस्टमेंट देते हैं। इन शॉर्ट कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो उनके सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज़ करें और फेलियर के चांसेस को डिक्रीज़ करें। आपने बात की कि हमारे सामने यूथ बैठी हुई है और काफ़ी टैलेंटेड है। तो इकबाल के शेर का एक मिसरा कि ज़रा नम हुई मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साथी। तो उसी तरह हम भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हमारे इस मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जो कमी आ जाती है वो प्लेटफॉर्म की आ जाती है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम के अंडर, इग्नाइट के अंडर, ये जो NIC फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ का एक वो लिया गया, एक इनिशिएटिव लिया गया। उसने काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट जनरेट किया, स्पेशली पिछले मई 2025 से पहले और मई 2025 के बाद, जो पाकिस्तान और इंडिया की एक हमारी जंग हुई। उससे पहले लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता था हम क्या करें। उनको लगता था हम कोई रॉकेट्स बना रहे हैं, हम कोई स्पेस शिप्स बना रहे हैं। जैसे ही वो जंग हुई उसके बाद हमारा काम लोगों को समझाना बड़ा आसान हो गया। तो अभी जब हमसे कोई पूछता है आप क्या करते हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं कि आपको याद है पाकिस्तान ईरान की जंग, या सॉरी ईरान और अमेरिका की जंग, या पाकिस्तान इंडिया की जंग, हम वही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं जो कि उन जंगों में यूज़ होती है। अच्छा, ये तो सिर्फ एक डिफेंस की साइड है। हमारी कमर्शियल साइड भी है। तो ड्रोन सिर्फ जो है वो जंग के हालत में या मिलिट्री यूज़ उनका नहीं है, उनके कमर्शियल साइड के भी यूज़ है। तो वो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो यही है कि यूथ एंटरप्रेन्योरशिप और स्पेशली एरोस्पेस एंटरप्रेन्योरशिप को मौके देते हैं और स्टार्टअप्स को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आबिद के हम ये कहते हैं कि जी हमारी जो यूथ है बड़ी टैलेंट है और हम उसको एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट का इस चीज़ पे भी फोकस है कि जो हमारे टैलेंटेड यूथ है उसको यहाँ पर भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि दे कैन एक्सप्लोर देयर स्किल सेट हियर। बिल्कुल ऐसा इन पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा ही है। और ये प्रोजेक्ट अभी नया नहीं है, इस प्रोजेक्ट को काफ़ी टाइम हो गया। सो ये 2016 से ये प्रोजेक्ट जो है ये चला आ रहा है। और अक्सर ये होता है कि हम नेगेटिव न्यूज़ और उसकी तरफ तो हम बहुत ज़्यादा माइल होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। सो ये प्रोजेक्ट मुख्तलिफ शहरों में है, हर एक जो प्रोविंशियल कैपिटल है उसमें NIC एक ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह हमारे एरोस्पेस रिलेटेड एक NIC ऑपरेट कर रहा है। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं सिर्फ अपने इदारे की बात करूँ, नाइकैट की बात करूँ, तो हमारे 4था साल है, अभी शुरू हुआ है 4था साल। इन 4 सालों में हमने 120 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया। इन 120 स्टार्टअप्स ने 27,000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किए। इन्होंने 6 बिलियन प्लस 6 अरब से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किए इन 120 स्टार्टअप्स ने कलेक्टिवली। और इन्होंने तकरीबन कोई 4 बिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट कमिट हुई है इनमें। सो ये सारा जो सोशल इम्पैक्ट है, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ये इधर की यूथ कर रही है, कोई बाहर से उठ के नहीं आया। तो इसी चीज़ को जो है हम फरोग दे रहे हैं। बिल्कुल। हारिस आपकी तरफ चलते हैं, फ्लाई नॉटिक्स। अच्छा, ये क्या सिस्टम है कि जो ड्रोन है उसका जो ब्रेन है इस साइंस को थोड़ा सा समझाएं कि जो बेसिकली उसके अंदर जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर, दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि वो आप करते हो। ये सबसे पहले तो ये बताएंगे आपको आइडिया कैसे आया कि मुझे ये काम करना है? फ्लाइट कंट्रोलर एक ब्रेन है UAV का, जो उसको रिएक्ट करता है, फ्लाई करवाता है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। और ये हमें बेसिकली आइडिया इसीलिए है क्योंकि सारे सिस्टम्स जो फ्लाइट कंट्रोलर थे वो बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे। तो हमारे ज़हन में आया कि व्हाई नॉट डेवलप दो सिस्टम्स इंडिजिनसली इन पाकिस्तान, क्योंकि जब आप इंडिजिनसली इन सिस्टम्स को पाकिस्तान में डेवलप करेंगे तो आपके पास कंप्लीट हार्डवेयर और फर्मवेयर का एक्सेस होगा, जिस वजह से जो आपका सिस्टम है उसके ऊपर आप अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, सिस्टम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी मिशन होगा उसकी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकें। नहीं, लेकिन ये आपने सोच तो लिया, लेकिन क्या यू हैड दैट ऑल होलिस्टिक सपोर्ट सिस्टम टू डेवलप दैट प्रोडक्ट जो आपने सोचा? अच्छा, बेसिकली 4 साल पहले जब आपकी रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी, तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि क्योंकि इतना ड्रोन की अब वॉर इन हो गई है, तो हमें पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले इसके ब्रेन को बनाना शुरू करना चाहिए, जो कि मेन बैकबोन। अच्छा, ड्रोन्स पहले बन रहे थे, बिल्कुल, लेकिन उनका ये सॉफ्टवेयर बाहर से असेंबल हो रहे थे ड्रोन पाकिस्तान के अंदर। तो हमने ये सोचा कि जो ड्रोन का मेन पार्ट है, जो कि ब्रेन है, वो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है। जब तक आप उसको इंडिजिनाइज नहीं करेंगे तो आप देखें सिस्टम में एक हद तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं आप कस्टमाइज कर सकते सिस्टम्स को। वॉरफेयर में इतने हद तक नहीं आप जा सकते। तो और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल इसमें ये भी होता है कि जब आप बाहर से
इंपोर्ट करते हो कोई भी चीज़, तो उसमें आपकी सीक्रेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। Exactly. हमें नहीं पता, क्योंकि अगर सिस्टम किसी और ने बनाया तो आपको लगता है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब आप अपने अंदर इन हाउस एक चीज़ डेवलप कर रहे हो तो उसके अंदर डज इट मेक सेंस? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ज़रूरी है ना उस चीज़ों को डेवलप करना। जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक आप पाकिस्तान में चीज़ों को इंडिजनाइज नहीं करेंगे तो सिस्टम को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे और आप एक हद तक रिस्ट्रेंट होके रह जाएंगे। तो आपको लोकली इन चीज़ों को पाकिस्तान में सामने कैमरे बनाने में की देखिएगा। बहुत ज़रूरत है। महर अजीज, महर आपकी कंपनी का नाम है स्पेक्टर डायनामिक्स। ओके, सो जस्ट टेल अस अबाउट कि व्हाट स्पेक्टर डायनामिक्स इज डूइंग विद टर्म्स ऑफ ड्रोन्स। Sure. Thank you so much for having me. Spectre Dynamics was founded to provide unmanned solutions based on tomorrow's reality and not yesterday's. अब जब tomorrow पे हम आते हैं, जो आपने शुरू में बात की थी, जो हमारी जो modern अभी wars हुई हैं, let's take the Israel and Iran war for example, or even Russia and Ukraine. So you must have noticed that the battlefield has completely changed from a conventional battlefield to an asymmetric one. जो आपके पुराने टैक्टिक्स होते थे, आपके जो पुराने हथियार भी होते थे, like tanks or very expensive missiles, so that's no longer they're not really as effective anymore. And drones जो है ना, they've come to the forefront. And drones में भी बहुत advancements हो गई हैं. So इन trends को नज़र में रखते हुए I founded Spectre Dynamics to give Pakistan that same edge on the battlefield. And हमारे different products हैं. And उसमें से एक है Interceptor drone, which is very popular these days. And the Interceptor drone is basically a very high-speed drone that's used to autonomously track down hostile UAVs that are entering your country's airspace. तो वो उसको autonomously track करता है, और बजाय कि आप एक ड्रोन को गिराने के लिए expensive missiles यूज़ करें या फिर आप जो है ना heavy machine guns यूज़ करें जिसकी accuracy इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप एक specialized system यूज़ करें जो बहुत high speed पे जाता है, around 400 kilometers. Okay. And वो autonomously direct जो है ना उसको track कर लेता है UAV को, और वो जाके उसको जो है ना उसके सामने जाके उसको गिरा देता है, डेटोनेट कर जाता है। एंड इंटरसेप्टर ड्रोन्स आर रिलेटिवली वेरी चीप व्हेन इट कम्स टू अदर एयर डिफेंस जो है सॉल्यूशंस। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड। अच्छा, ओके, इसकी हम बाकी भी डिटेल्स देते हैं। अब हम तैयब की तरफ चलते हैं। तैयब, आप हमें बताएंगे कि जी टाइटैनो क्या है? आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम दुनिया के बराबर आना चाहते हैं। हम दुनिया से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान आज से 5 साल बाद 10 साल बाद आप देखेंगी, वो हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं नाइकैट में, थ्रू टाइटैनो प्राइवेट लिमिटेड ऑब्वियसली। तो टाइटैनो प्राइवेट लिमिटेड अनमैन्ड सॉल्यूशंस बना रही है। अनमैन्ड सॉल्यूशंस में आपके ग्राउंड रोबोट्स, एयर ड्रोन्स, सी रोबोट्स या ड्रोन्स, तो हम सब सिस्टम से काम करें जो अनमैन्ड सिस्टम्स हैं। आपने कभी सुना होगा कि पहले जो जंगें होती थी उसमें फौजी जाते थे। अभी यूक्रेन या रशिया में जंगें हो रही हैं, वहाँ पे फौजी कम जा रहे हैं, ड्रोन्स और रोबोट्स ज़्यादा है। बिल्कुल। तो हम एक सिमुलेटेड बैटलफील्ड बना रहे हैं जिसके अगेंस्ट हमने ड्रोन्स बनाए, सॉरी सिमुलेटेड नहीं है। वो हमारे ड्रोन्स जाते हैं आगे बैटलफील्ड में, और बैक एंड पे हमारा जो कमांड, मतलब जब आपके ड्रोन्स जाते हैं तो वो मतलब उनके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जो इन्फॉर्मेशन लेकर ही आते होंगे या ऑपरेट भी करते हैं? वो ऑपरेट करते हैं, वो बाकायदा जंग लड़ रहे होते हैं। मतलब लाइक वो फायर भी कर सकते हैं, वो चीजें बॉम्ब भी फेंक सकते हैं। दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग। बॉम्ब भी फेंक सकते हैं। कोई और बंदा वो ऑपरेट पीछे से हो रहे होंगे मैन मेड, एक या बंदा उनके ऑपरेट अंदर? कर रहा है, ओके, एक बंदा ऑपरेट कर रहा है, आगे 1000 ड्रोन्स हैं। ओके, उसमें आपकी मैन पावर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैं ये भी पूछना चाहूँगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गलती की कितनी गुंजाइश है? आई मीन लाइक वो होता है ना कई दफ़ा कि ज़रा सा सॉफ्टवेयर ऊपर नीचे हुआ तो फिर क्या होगा? अच्छा, इसके अंदर एक्यूरेसी का क्या इसमें कोई सिस्टम है, नहीं है? इसके अंदर आपकी जो बात थी गलती से क्या मुराद है, वो गलती ये हो सकती है कि आपका जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है जिसके थ्रू आप उन सब सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपकी हाईजैक हो जाए, और वो हाईजैक होकर आप ही का सिस्टम आपके ऊपर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अच्छा, टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर अगर वो हैक हो जाए, जैसे कि हैकर्स होते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली बैटलफील्ड में सब चीज़ें हैं जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी भी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है।
तो इससे बचने के लिए हमने इसके अंदर क्वांटम इंक्रिप्शन इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो उस क्वांटम इंक्रिप्शन की ख़ास बात यह है कि वो बैटलफील्ड के ऊपर ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको ब्रेक करने के लिए सुपर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है जो बैटलफील्ड पे अवेलेबल नहीं होता। अच्छा ठीक है। अच्छा आप सब ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि जी आपके बहुत सारे, आपने मेरे ख्याल से 120 स्टार्टअप्स की बात की थी। क्या पोटेंशियल है, क्या इतना एब्जॉर्प्शन लेवल है हमारा कि हम 120 स्टार्टअप्स इन दे ऑल अबाउट 50% यू सेड कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के, एंड द रेस्ट 50% इज लाइक जनरल। ठीक है, अब ये जो इतने हाई लेवल के इतने स्किल स्टार्टअप्स हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में ही वो अपना फ्यूचर ब्राइट देख सकते हैं या अपनी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या उनको उनके ख्वाब इतने बड़े हैं कि शायद पाकिस्तान से बाहर तक फैलेंगे, या अब तो इंटरनेशनल ग्लोबल विलेज है वर्ल्ड, यहाँ बैठते हुए भी वो पूरे वर्ल्ड में बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। तो क्योंकि अब ये 120 तक तो नहीं रुकेगी कहानी, अब हर साल अगर 120 या इस तरह से हो तो हमने उसकी वो भी तो देखनी है ना कि डिमांड कितनी है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो हम जो 120 स्टार्टअप्स है इसका अगर मैं ब्रेकडाउन दूं तो हम हर 6 मंथ्स बाद अपना एक कोहोर्ट, एक बैच लॉन्च करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में होती है। उसका होता है? तो हम 25 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करते हैं, और इसी तरह हर साल बाद हम ग्रेजुएट भी कर रहे होते हैं। सो एट एनी गिवन टाइम हमारे पास तकरीबन 35 to 40 स्टार्टअप्स बैठे हुए होते हैं। दूसरी जो आपने बात की तो वो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज, इट्स अ ग्लोबल विलेज। हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं, बी इट डिफेंस या बी इट कमर्शियल साइड, बी इट सोशल या बी इट इकोनॉमिक, हमारे स्टार्टअप सबसे पहले तो स्टार्ट करें पाकिस्तान के प्रॉब्लम से। एंड ऑफ कोर्स ये जितनी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स है। तो वो अपने बैकयार्ड से स्टार्ट करें, अपनी जो भी प्रोटोटाइपिंग करनी है, जो भी अपना पहला प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना है, अपनी पहली जो है पार्टनरशिप करनी है, वो यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके बाद बियॉन्ड पाकिस्तान भी उस चीज़ को देखें। और हमारे कुछ स्टार्टअप्स ने ऐसा किया भी है। सो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे पहले रेवेन्यू जनरेशन की और अपने उसी प्रोडक्ट को फिर बाहर भी बेचा, बाहर भी पार्टनरशिप्स की। तो हम तो उनको यही कहते हैं कि अपने माइंड को जो है वो बिल्कुल अपने कन्फाइन नहीं करना पाकिस्तान, और उसको कस्टमाइज बना के आप जिसको भी दे सकते हैं। बिल्कुल। सो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान नॉट जस्ट बिल्ड्स फॉर पाकिस्तान बट बिल्ड्स फॉर द वर्ल्ड इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताइएगा हारिस कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सेट ड्रोन पॉलिसी नहीं है फॉर द सिविल गवर्नमेंट और सिविल एविएशन, आप ये कह दें। आपको लगता है कि जस्ट टू बी ऑपरेटेड बाय द सिविल गवर्नमेंट, अभी तो आप डिफेंस पे ज़्यादा काम करें, कोई एक पॉलिसी भी होनी चाहिए, कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर, को रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्योंकि ये अभी सब कुछ इतना नया है, बहुत सारी चीज़ों की वजूद में आने के बाद फिर उनकी नीड ज़रूरी होती है। तो क्या कुछ ऐसी आपको लगता है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस डिफाइंड होने चाहिए, ताकि अगर ये सिविल एविएशन के पास भी जाती है और वो इसको ड्रोन टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करते, तो इट शुड बी अ पॉलिसी फॉर दैट? बिल्कुल, देखें हमारे इदारे डिफेंस के जो हैं वो भी इन चीज़ों पे पॉलिसीज़ मेकिंग में काम कर रहे हैं, क्योंकि देखें पहले ये टेक्नोलॉजी अभी नई है, ये टेक्नोलॉजी, तो इसीलिए इदारे पॉलिसीज़ बना रहे हैं। उस सिलसिले में आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक इदारा है और वो आपका रेगुलेटरी इदारा है। आप उसके पास जाते हैं, अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं और वो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, रेगुलेटरी है वो। अब वो आपको हदूद भी तयन करता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ऐसी है, तो आप ऐसी बात नहीं, हमारे डिफेंस के इदारे काम लगे हुए हैं और उनकी पॉलिसीज़ बन रही हैं, कुछ बन रही हैं और कुछ बन भी चुकी हैं। तो डिफेंस के जितनी भी कंपनीज हैं वो MODP के पास जाती हैं अपनी सर्टिफिकेशन के लिए। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा माहिर, आप ये बताइएगा, आप नैनो उसके ऊपर जो आप मुझे उनके थोड़े से वो बताइए कि वो कितने छोटे होते हैं और वो किस तरीके से, और वो कितने एक्सपेंसिव होते हैं, और क्या उनकी कैपेसिटी क्या है? जो हमारा नैनो ड्रोन है साया, उसकी जो वेट है 65 grams and it's small enough to fit in your pocket। और ये करता क्या है? It's basically a dual use drone। आप इसको डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, एंड आप इसको जो है कमर्शियल जो आपके सेक्टर्स आप उसमें नहीं, ये क्या इंफॉर्मेशन आपको ला करके देता है? सर ये साइलेंट रिकॉनेसेंस के उसका जो अकूस्टिक सिग्नेचर है is way less than the current drones on the market today, especially जो आपके commercial drones हैं DJI के, उनकी जो noise level है हमारा जो drone है उससे बहुत कम है। तो वो फिर आप in terms of defense applications तो आप एक silent reconnaissance कर सकते हैं हमारे ड्रोन के साथ। एंड अगर आप उसी ड्रोन को किसी अगर आप और सेक्टर में डाल दें, जैसे माइनिंग में ऑयल एंड गैस की जो पाइपलाइन इंस्पेक्शन होती है, बिकॉज इट्स सो स्मॉल इट कैन फिट थ्रू जो है ना वेरी स्मॉल गैप्स एंड वेंट्स, तो आप उसको इट्स परफेक्ट फॉर जो है ना जैसे ऑयल एंड गैस कंपनीज के लिए, इवन द माइनिंग सेक्टर कैन यूज इट, कि आप माइनिंग के अंदर जो है ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग ह्यूमंस टू गो एंड इंस्पेक्ट द माइंस व्हिच इज अ वेरी डेंजरस जॉब, यू कैन सेंड आवर ड्रोन्स एज वेल। इसमें आपकी जो है ना इंसान की जानें भी बच सकती हैं, एंड इट हैज अ ड्यूल यूज एज वेल व्हिच इज डिफेंस एंड कमर्शियल सेक्टर।
सही। अच्छा तैयब ये बताइएगा कि अभी हम इन्हें नैनो की तो बात की, लेकिन जैसे बिग ड्रोन्स हैं, अब आगे आप बात करें जी फ्लाइंग कार्स भी आ जाएंगे, दैट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ कि कार्स उड़ रही हैं। अब तो बल्कि पायलटलेस जहाज़ भी आ गए हैं कि पायलट के वो बड़े बिग कैट्स आप समझ लें कि बिग ड्रोन्स हैं, उनका आप क्या स्कोप देते हैं पाकिस्तान में कि अभी हम और ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है या हर एक का अपना अपना यूजेज है? मैंने आपसे कहा था कि हम फ्यूचर पे काम, आप क्या ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में जो जैसा मरी पहुंचने में आपको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, आप वहाँ पे 15 मिनट में पहुंच सकती हैं। तो हमारे पास जो हैवी लिफ्ट ड्रोन्स हैं, आप नीचे बिलफर्स वहाँ पे कुछ ब्रांडेड खाने की दुकानें हैं, तो उनको सामान चाहिए नीचे से, वो वहाँ पे ऊपर जाते आते 1.5 घंटे लगता है। मैं वहाँ पे एक दफ़ा गया हूँ 10 बजे, वो कहते हैं अभी तक रावलपिंडी से सामान नहीं पहुंचा। तो जब हमारा ड्रोन इस्तेमाल करेंगे 15 मिनट में उनको सामान नहीं मिल सकता। नहीं तो वो ड्रोन तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं हाउ कॉस्ट इफेक्टिव इज दिस, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अब ये टेक्नोलॉजी है, क्या ये इतनी एक्सेसिबल है कि हम अपने रोज़मर्रा आम जिंदगी में भी क्योंकि हम फ्यूचरिस्टिक जो हमारी मूवीज होती हैं, और आप देखें कि जो कुछ हम मूवीज में देखते हैं वो सब बन जाता है, एक टाइम पे आप जब देख रहे होते हैं ये कैसे होगा, लेकिन आप जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में देखते थे या बाकी उसमें कार्स हैं, चीज़ें मुख्तलिफ गैजेट, वो सारी वजूद में आ चुकी हैं, ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि ये इतना इज़ इट वेरी एक्सपेंसिव टू हैव अ ड्रोन अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहो इन सिविल सोसाइटी? जैसे कि फूड डिलीवरीज़ की बात हमने की है कि जी UAE में तो फूड डिलीवरीज भी हो रही हैं ऐसे, अभी आपने भी उसका कोट किया, तो क्या ये इतना एक्सेसिबल है या इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी और अभी सिर्फ डिफेंस में ही इसको यूज़ किया जा सकता है? देखिए, अगर आप एक शज़ोर लेते हैं तो दैट आल्सो कॉस्ट अराउंड आई थिंक 30 to 40 मिलियन रुपीस ऐसे ही है। तो ड्रोन भी उतने का ही है। ये अलग बात है कि ड्रोन की चार्जिंग होती है, उसको फिर बिजली पे चलाया जाता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आपका फ्यूल जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, आपकी उसकी भी रिडक्शन हो रही है ड्रोन्स को यूज़ करने से, और एट द एंड ऑफ द डे आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट वो नीचे आ जाएगी। आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट नीचे आएगी तो आपका बिजनेस ज़्यादा फीजिबल होगा ऑपरेट करने के लिए। जहाँ पे आपकी रसाई नहीं है, ये आप रिसेंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप उन जगहों तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अस्तोर एक रिमोट आइलैंड है गवादर के पास, सही। वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, लेकिन वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। अगर वहाँ पे हम ड्रोन इस्तेमाल करके सामान की लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल करें ड्रोन को, तो वहाँ पे एक अच्छा रिजॉर्ट बनाया जा सकता है। अच्छा, रिजॉर्ट के अलावा मैं ये चाहूँगी कि आप ये भी बताइए तैयब कि अब जैसे कि वो हम बात कर रहे थे ऑफ द स्क्रीन के जी सवात में इंसिडेंट हो गया था, लोग फंस गए थे, तो और उनको भी हम रेस्क्यू किया जा सकता है, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हाउ इफेक्टिव इज़ दैट, और क्या उसके ऊपर कोई सीरियस डेवलपमेंट हो रही है? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो हर वक्त जब फ्लड्स आते हैं तो गवर्नमेंट को आता है, तो आप समझते हैं कि इट कैन सर्व द पर्पस देयर एज वेल कि हम रेस्क्यू भी कर सकते हैं? हाउ क्विक इज़ दैट, या अगर 10 लोग हैं तो कितनी क्विकली अ ड्रोन कैन डू इट, और हेलीकॉप्टर से ज़्यादा ये कैसे इफेक्टिव है? अच्छा, जब सवात का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हमने एक रेस्क्यू ड्रोन रेडी किया है। ओके। और वो रेस्क्यू ड्रोन क्या करता है, वो सिर्फ बंदों को अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो तो सिर्फ एक बंदे को गए, पिक किया और रेस्क्यू कर लिया। हमने अपने पेटेंटेड एक सिस्टम बनाया है जिसमें आप 4 किस्म के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के साथ लगा सकते हैं। नंबर 1, अकेला बंदा दरिया में फंसा हुआ है, उसको जाके रेस्क्यू किया, वो रस्सी फेंकी और अच्छा उठा के लेके ओके राइट। नंबर 2, वो ही पोजीशन है, 10 बंदे फंसे हुए हैं, टाइम आपके पास कम है, 5 से 10 मिनट है, एक बंदे को रेस्क्यू करने 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। ऑब्वियसली उसने बेल्ट भी पहननी और भी काफ़ी सारे काम करने। उस सूरत में हमने उस बोट के नीचे जो रस्सी वाला सिस्टम था वो ख़त्म करके नीचे 3 इन्फ्लेटेबल बोट्स लगा दी, और वो ड्रोन जाएगा, एक इन्फ्लेटेबल बोट ड्रॉप करेगा, पीछे रस्सी फेंकी होगी, एक बंदे ने रस्सी से पकड़ा होगा ताकि बोट आगे भाग ना जाए, तो बोट बंदे के पास ड्रॉप हुई, नीचे गिरी, उसके ऊपर एक छोटा सा धमाका होगा और वो बोट इन्फ्लेट हो जाएगी
और वहाँ पर ही जो बंदे 10 बंदे तकरीबन 4 से 8 बंदों की एक बोट की कैपेसिटी है, 3 बोट्स उसके नीचे लगी हुई हैं। अच्छा, तीसरा मॉड्यूल, आपने जंगल में आग लग गई, फायर फाइटर्स नहीं जा सकते, इसके नीचे हमने फायर फाइटिंग मॉड्यूल लगाया है जो जाके जंगल में आग को कंटेन करेगा। और ये सर्च भी कर सकते हैं कि कहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना है कि जी कहाँ से रेस्क्यू करना है हमें। अच्छा, ये जो रेस्क्यू ड्रोन है, क्योंकि इसके अंदर एक और यूजेज भी है, बिल्डिंग में आग लगी तो फायर टेंडर के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। हाई राइज बिल्डिंग में आग लगी, आपका फायर टेंडर नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेरे ड्रोन के साथ अटैच करें और वो फायर फाइटिंग करेगा इजीली। अच्छा, आपने जो सर्च एंड रेस्क्यू वाली बात की है, हमारे पास स्वॉर्म्स है जो 50 से 100 क्वांटिटी में एक साथ जाते हैं, पीछे एक सिंगल बंदा ऑपरेट कर रहा होता है। ओके। लेकिन ये कहाँ जाते हैं, मतलब कोई गए हैं, कोई आपके पास कोई ऑपरेशन में आ चुके हैं, या अभी ये किस फेज पर है? ये मैं बल्कि सबसे पूछूंगी कि जो ये अभी डिजाइन फेज है, इम्प्लीमेंटेशन फेज है, या अभी इसका कुछ हमारे पास एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि यहाँ हमने भेजे थे और ये किया था। अच्छा, ये वाले प्रोडक्ट्स मेरे पास इस वक्त प्रोडक्शन स्टेज में है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कहीं से अप्रोच नहीं किया। हम अप्रोच कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बातचीत में भी हैं, लाइक पीडीए में। तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी दिस यूनिट्स इन फील्ड विद इन 6 to 7 months। सर्च ड्रोन्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो इंटीग्रेटेड हैं, जो एक साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके चल रहे होते हैं, वो आपको कम दिखेंगे, वो हमारे पास है। अच्छा, आबिद साहब ये बताइएगा कि चैलेंजेस क्या हैं? ये बल्कि चैलेंजेस में आप सबके, क्योंकि डिफरेंट है तो आप सबके चैलेंजेस भी डिफरेंट होने वाले हैं, लेकिन अभी आप चूंकि स्टार्टअप्स को ये मौके दे रहे हैं, आपने खुद कहा कि जब ये जंग नहीं हुई थी तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। एक चैलेंज ये था कि जी आप लोगों को बताते थे कि दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, यू नो, एंड हमारे यहाँ भी ये होता है कि जब तक वी डोंट सी इट कमिंग टू आवर ओन सेल्फ, तो हम उस चीज़ की सेंसिटिविटी को और उसको सीरियस लेते ही नहीं है। जब हम एनवायरनमेंट को भी तब लिया जब 1000 बंदा कराची में मर गया, तो पता चला शायद ग्लोबल वार्मिंग इज देयर और अब हमने इसका कुछ करना है। तो आपको क्या लगता है अभी किस स्टेज पे, खासतौर पे जब इतने स्टार्टअप्स हैं और आप इतना एक मतलब नेक काम कर रहे हैं पाकिस्तान की यूथ के लिए कि उसको एक डिमेंशन भी दे रहे हैं, डिफरेंट एवेन्यू भी दे रहे हैं, तो चैलेंजेस क्या हैं? इज अ चैलेंज फॉर यू इज कि जी स्टार्टअप ज़्यादा हैं, जो है सोच ज़्यादा है, इनोवेशन ज़्यादा है, और उसकी यहाँ पर उतनी वो नहीं है, आउटरीच नहीं है? जी, चैलेंजेस तो मुख्तलिफ फ्रंट्स पे हैं, और जब भी आप इस तरह का कोई काम करने लगते हैं जो कि पहले नहीं हुआ, तो उसमें तो ऑफकोर्स आपको चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स देख लें, इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें, तो पाकिस्तान के ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजेस से फेस कर रहा है पाकिस्तान रिसेशन में। इस तरह के जब इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं आपके, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और वो उस तरह नहीं आ पाती। हमारा अगर आप देखें तो एक इस तरह के बीच में 1 साल 2 साल आए थे जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में हुई, लेकिन जब इकोनॉमिक हालात डाउन हुए, और नॉट जस्ट पाकिस्तान बट दुनिया के, तो वो जो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो कम हुई, तो स्टार्टअप्स के लिए वो जो पाए था इन्वेस्टमेंट का वो कम हो गया। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज रेगुलेटरी फ्रंट पे भी होते हैं, अक्सर आपकी ईज ऑफ बिजनेस से रिलेटेड भी होते हैं, ठीक है, टैक्सेशन से रिलेटेड हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, आपके जो डिफरेंट कोलैबोरेशन आपकी होती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, आपके डिफरेंट इकोसिस्टम्स की, उसमें होता है कि अक्सर गैप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से गैप्स ये होते हैं कि दे आर नॉट राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, बिकॉज मैंने ये भी कई दफ़ा ये सुनने में आता है कि एफडीआईज आते हैं, पीपल आर कमिंग हियर विद लॉट्स ऑफ मनी, दे वांट टू इन्वेस्ट, लेकिन उनको इतना उलझा दिया जाता है सिस्टम्स के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, कि वो डिसहार्ट होके चले जाते। इस तरह के चैलेंजेस आते हैं बिल्कुल। और इसके साथ साथ क्योंकि अगेन ये जो पूरा इकोसिस्टम है इट्स क्वाइट न्यू अभी, तो बहुत सारे इस तरह के गवर्नमेंट इदारे जो अभी इसको समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैंने 3D प्रिंटर मंगवाना है, मैंने कस्टम से मंगवाना है, तो कस्टम्स से क्लियर करना कैन बी अ ह्यूज चैलेंज, राइट? ठीक है। सो इसी तरह के छोटे छोटे वो होते हैं। किसी ने एरोस्पेस के स्टार्टअप को रजिस्टर करना है, अब वो रजिस्ट्रेशन जो है दैट कैन बी अ चैलेंज। फॉर एग्जांपल अब इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसके ऊपर कितना काम कर रहा है, और वो भी क्या आपका इदारा उसमें से, क्योंकि जब स्टार्टअप्स तो आपके पास आते हैं, यू आर क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन द स्टार्टअप्स एंड दैट द इंडस्ट्री जिसमें आप उनको पूरा मौका दे रहे हैं, तो क्या उसके ऊपर भी काम, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, पिछले 5 से 6 साल में इसमें काफ़ी काम हुआ, और इसमें आई विल कमेंट ACCP के सबसे पहले तो कुछ साल पहले तक तो जो लव स्टार्टअप है
उसकी डेफिनेशन ही नहीं थी। एग्जैक्टली। सो उन्होंने एटलीस्ट उसको डिफाइन किया। फिर उसके बाद स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बने जिनमें स्टार्टअप्स को अलाउ किया गया कि आपके ऊपर टैक्स जो वो हैं ब्रैकेट्स हैं वो नहीं अप्लाई होंगे, टैक्सेस नहीं अप्लाई होंगे इतने सालों तक। तो इस तरह के काम काफ़ी हुए हैं, बट दिस इज़ नॉट इनफ। वी हैव टू डू मोर। व्हाई? बिकॉज आप अगर इनको जितना सपोर्ट करेंगे, देखिए एक स्टार्टअप को क्या चाहिए होगा, सबसे पहले ईज ऑफ बिजनेस चाहिए जो रेगुलेटरी या फिर आपके गवर्नमेंट के इदारे दे सकते हैं। दूसरा उसको कनेक्शंस चाहिए, ठीक है। सो वो भी अगेन जो इस तरह के इदारे हैं वो जिनके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्री है, कमर्शियल इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनके प्रॉब्लम्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में भी होंगे, ठीक है, उनको सर्विस डिलीवरी में भी प्रॉब्लम्स होंगे, उनसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लेके स्टार्टअप्स के साथ लाना। तो जो ये जो ब्रिजिंग ऑफ गैप्स है ये असल में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो हमारा हम ये इस तरह की अक्सर एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम राउंड टेबल्स करवाते हैं। सो राउंड टेबल्स का मकसद ये होता है, एक हमने करवाया था मार्केट एक्सेस के ऊपर, जिसमें हमने ये देखा कि जो स्टार्टअप्स हैं उसको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब्रॉड जब उनको एक्सेस चाहिए होती है मार्केट की, बड़े चैलेंजेस आते हैं उनको। तो हमने एकेडेमिया से लोग बुलवाए, हमने डेवलपमेंट सेक्टर से, कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग बुलवाए, मीडिया से लोग बुलवाए। लेकिन क्या हमने रेगुलेटरी इदारे थे उनसे भी लोग बुलाए? क्योंकि जितने लोग ये आपने बताया ये पाकिस्तान से, हाँ जी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये लोग कर रहे हैं ना, एक्चुअली गैप असल में ये होता है जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो अपने हिसाब से सोच रही, वो जो चैलेंजेस ऑन ग्राउंड स्टार्टअप्स को या एंटरप्रेन्योर्स को आ रहे हैं वो उनको समझ में ही नहीं आते। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टू क्रिएट दैट ब्रिज बिटवीन। जो हमारी अपनी है, वी आर वेरी थिक स्किन्ड। सो हम एंटरप्रेन्योर्स जो है हमें होना पड़ता है। सो वो वी हैव टू डू द ग्राइंड। जैसे आपने कहा, तो हमने इसी तरह के राउंड टेबल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हमने SCCP को इंक्लूड किया इसमें और अपनी बात बताई। अब इसी तरह बार बार जब आप अपनी बात बताते हैं, बार बार जब आप अंडरस्टैंड करवाते हैं, ठीक है, उनके साथ एक ब्रिज, जब तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक वो समझते नहीं है। हम उनके प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकते, उनके एंड पे भी काफ़ी चैलेंजेस होंगे जो हमें देखने हैं, हमारे एंड पे ऐसे चैलेंजेस है जो उन्होंने देखने। सो वी हैव टू मीट इन द मिड। तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर और हम तो ये बोलते भी हैं कि NICAT एंड NICs दे आर अ मेल्टिंग पॉट फॉर ऑल द इकोसिस्टम के प्लेयर्स। सो उसमें अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी से आना चाहता है, दे आर वेलकम। वो अगर एकेडेमिया से आना चाहता है, दे आर वेलकम। कॉर्पोरेट सेक्टर से आना चाहता है, दे आर वेलकम। डिफेंस सेक्टर से आना चाहता है, दे आर वेलकम। एंड वी आर रेडी टू क्रिएट अ डायलॉग। हम एक डायलॉग क्रिएट करते हैं जिसमें पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। और सिर्फ हम अगेन सिर्फ डिस्कशन नहीं, क्योंकि अक्सर हम बात करके छोड़ देते हैं, उनके जो एक्चुअल स्टेप्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर जो है वो एक्शनेबल स्टेप्स लिए जाए, सिर्फ बात ना की जाए। सो वी आर ऑलवेज अप फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस एट NICAT। अच्छा हारिस, आप बताइए कि जब आपने ये आइडिया फ्लोट किया तो आपको क्या चैलेंज हुआ? क्या लोगों ने आपकी बात सुनी, समझी और क्या यकीन किया कि अच्छा आप ये कर लेंगे यहाँ पर? बिल्कुल ऐसी है। शुरू में लोग आपको बहुत ज़्यादा मिसजज करते हैं। लेकिन आपने कहा किसको सबसे पहले? देखिए, मैंने असल में ये अपनी यूनिवर्सिटी में ही काम शुरू कर दिया था। R&D मैंने उसमें शुरू कर दी थी 2021 के बाद मैंने इस पे काम शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे बहुत से लोग आपको मिसजज करते हैं क्योंकि ऐसा काम कभी पाकिस्तान में पहले हुआ नहीं है। हमेशा पाकिस्तान में असेंबली ही होती रही है। तो जब आप इंडिजिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में लाते हैं तो वो कहते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। फिर आप सारी चीज़ों को कंपाइल कैसे करेंगे? एक टेक्निकल टर्म है सेंसर फ्यूजन, वो आप इकट्ठी करके कैसे ड्रोन्स के अंदर इंटीग्रेट करेंगे? तो बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वो उस पर फिर आपको खुद से एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ता है और आपको उन चीज़ों पे इनिशिएट करना होता है। मैडम, उसमें आपने डेफिनेटली फिर सबसे पहले आर्किटेक्चर बनाना होता है, सिस्टम को खुद इनिशिएट करना होता है, फिर आपने कुछ लोगों को जोड़ना होता है कि नहीं हम इस पे काम कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर कलेक्टिव एफर्ट होती है जिसके बाद ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है। तो आपको कुछ मतलब ऐसा कभी हुआ कि ज़ाहिर R&D, हमारे यहाँ तो R&D पे इतना ज़्यादा मतलब इसको समझ आता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर अब आप एग्रीकल्चर को देख लें, आई मीन अगर आप जर्मनी को देख लें, छोटी सी लैंड है सब कुछ, लेकिन उन्होंने उसके अंदर ही R&D और इनोवेशंस करके इतना अपने क्रॉप्स को वो कर दिया कि वहाँ पे इतनी सी ज़मीन को उन्होंने वो जरखेज कर लिया साथ कुछ। हमारे यहाँ R&D को ऐसा समझा जाता है अनफॉर्चुनेटली शायद पैसा वेस्ट हो रहा है। तो फंड्स एलोकेशन और उसमें कितनी दुश्वारी आई, और फिर अगर किसी इदारे ने आपको सपोर्ट किया तो मैं चाहूँगी आप उसका भी नाम लें ताकि उनको भी एक्नॉलेजमेंट मिले, क्योंकि टैलेंट को अगर किसी ने एक्नॉलेज किया तो उनको भी ड्यू एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली शुरू में जब मैंने काम किया था किसी इदारे ने कोई सपोर्ट नहीं किया, तो आपको ऑब्वियसली फिर खुद से कुछ रूट्स निकालने पड़ते हैं, आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। प्लस एट द सेम टाइम क्योंकि मैंने कंपनी भी अपनी डेवलप कर ली थी, तो आप सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करते हो, तो उससे आपका जो फंड आता है वो फिर आप अपनी R&D में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखें, पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल ये सिस्टम इतना मैच्योर नहीं है इंडिजिनाइजेशन का, तो उसमें आपको खुद से स्ट्रगल करना पड़ता है। और स्ट्रगल CEO के लिए एक स्ट्रगल बहुत रियल है, बहुत सख्त होती है स्ट्रगल,
उसमें आपको बहुत 24 घंटे काम आप कर रहे हैं, 22 घंटे आप काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आप अपनी जेब से लगा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और साथ ही साथ लोग भी अगर आपकी बात को ना समझ रहे हैं तो एक और बड़ा चैलेंज। लेकिन अब क्या समझने लगे हैं, अब अब बिल्कुल- फंडिंग रेस देखें, जब जंगें शुरू हुई, जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, तो जब लोगों ने देखा कि अब इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, तो अब इदारों का रुझान हो गया है, अब पॉलिसीज बनना शुरू हुई हैं। वरना 4 साल पहले तो मैडम देखें कोई पॉलिसी नहीं थी। पॉलिसी अब देखें, अब इदारे नेस्टअप जैसे इदारे अब वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, अब वो फंडिंग के भी कुछ रूट्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मतलब हम अच्छे रूट हमारा अच्छा है, इंशाल्लाह हम बड़ी अच्छी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी मच। अच्छा माहिर, आप ये बताइए कि आप चूंकि ड्रोन्स और उसके ऊपर काम करें, हम सारे रूल्स और रेगुलेशंस की भी बात करें, लेकिन क्या ऐसे भी कोई रूल्स हैं जैसे कि आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब ड्रोन्स आ गए जी, टेक्नोलॉजी आपने दे दी सबको, या फिर लोगों की प्राइवेसी है कि आपने ड्रोन्स को अगर उड़ाना है किसी जगह तो लोगों की प्राइवेसी या कोई सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, तो उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? इसके लिए हमारे जिस तरह हारिस भाई ने बात की थी MODP की, देयर इज वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इन प्लेस करंटली इन पाकिस्तान। आप जो है अनरेगुलेटेड आप ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकते, अनरिस्ट्रिक्टेड कि आपने ड्रोन खरीदा, आप उसको उड़ाना शुरू हो गए। प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, बिकॉज इन द रॉन्ग हैंड्स दिस टेक्नोलॉजी कैन बी डेंजरस एज वेल। तो इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होना बहुत ज़रूरी होता है कि ये टेक्नोलॉजी मिसयूज ना हो और इस टेक्नोलॉजी को। लेकिन क्या होगा, मतलब कैसे उसको चेक एंड बैलेंस कैसे रखेंगे? मैंने आपसे ड्रोन ले लिया, मैंने उड़ा लिया, अब किसी की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो, मेरे पास तो डाटा आ गया, अब वो क्या करेगा? जो जिसका डाटा, जिसको शक हो गया या कुछ, वो कैसे चेक एंड बैलेंस, मेरे ऊपर कैसे चेक एंड बैलेंस होगा? आपको इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली कैंडिड, आप में से ड्रोन इस तरह ले नहीं सकते। यू विल हैव टू जो है ना गेट अ परमिट, एंड सिविल एविएशन रिसेंटली हैज स्टार्टेड 2 months ago कि दे हैव स्टार्टेड गिविंग आउट परमिट्स फॉर इवन कमर्शियल ड्रोन्स। तो आप उनकी जो है ना रजामंदी के बगैर या उनको मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब ड्रोन लेना है किसी ने भी या किसी इदारे ने, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, अभी प्राइवेट सेक्टर तो उसको लाइसेंस भी लेना होगा उसका? ओके, अभी आपको जो है इट्स ऑल रेगुलेटेड। जो आपका ड्रोन्स को आता है, डिफेंस के लिए भी रेगुलेशंस हैं, separate regulations, and even for the civilian market there's different regulations, which is I believe it's good. Checks and balances होने चाहिए। अभी बन रहे हैं, प्रोसेस है, या अभी थोड़ा सा वेग आप कह सकते हैं कि अभी देयर इज अ ग्रे एरिया, क्योंकि इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी ना, इट मेक सेंस अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बट ये सारी डायमेंशंस, ये सारे एंगल्स, दे हैव टू बी डिस्कस्ड। व्हाई? बिकॉज एक टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अगर आप एक तरीके से यूज नहीं करोगे तो इट कैन टर्न आउट टू बी अ डिजास्टर। आप ड्रोन्स फैला दें, इतना सेंसिटिव चीजें अगर आप पूरी उसमें, देन वी डोंट। अब जैसे आप सोशल मीडिया को देख लें, अब उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो उसके भी अब आगे रूल्स बनाए जा रहे हैं कि दैट्स हाउ यू कैन यूज इट। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन तो हो गई है, बट अब उसका इम्पैक्ट भी दूसरा आ रहा है। एग्जैक्टली, एंड इसकी हमने बात भी की थी जब हमने मूवीज की बात की थी। काफी सिनेरियो हमें दिखाया भी गया कि इफ इट्स अनरेगुलेटेड, आपको अनचेक छोड़ देंगे इस टेक्नोलॉजी को, तो दैट कैन आल्सो बी अ प्रॉब्लम। सही। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि और कितनी, अभी हमने डिफेंस की तो बात की और इसमें आई एम श्योर कि आप जितने भी स्ट्रेटेजिक इदारे हैं उनके साथ काम करेंगे, लेकिन ये एक चीज़ इसमें है, तो ये मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप मुझे बताएं और कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जिस पे फौरी तौर पे, जैसे एग्रीकल्चर है, मैपिंग है, फोटोग्राफी है, और कौन कौन सी ऐसी डायमेंशंस हैं जिसमें हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं? आप मेडिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, मेडिकल के लिए कैसे यूज़ होंगे? मेडिकल में एयर एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टूरिज्म में इसका बहुत अहम किरदार हो सकता है। टूरिज्म में ऐसे हो सकता है, लाइक आपने किसी जगह पे जाना है तो बीच में माउंटेनियस रीजन्स हैं, उसमें जो मोबाइल ड्रोन्स हैं वो बंदे को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली। अच्छा, फिर इसके अंदर जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी, हम अनमैन्ड सिस्टम्स बना रहे हैं। कहीं पे डिज़ास्टर आता है, कहीं पे लैंड स्लाइडिंग होती है, तो हमारे ड्रोन्स पूरी मशीनरी उठा के लेके जा सकते हैं वहाँ पे। मशीनरी पहुँचने में ही 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन हमारे ड्रोन 1 घंटे में पहुँचा देंगे। तो जो 2 दिन तक जहाँ पे मशीनरी नहीं पहुँचती, वहाँ पे 1 घंटे में मशीनरी पहुँच जाएगी और इजीली काम सारा हो जाएगा। तो इस तरह आप अनमैन्ड कर दें चीज़ों को, फॉर एग्जांपल एक्सकेवेटर्स को अनमैन्ड कर दें, तो वहाँ पे आपको ऑपरेटर की भी ज़रूरत नहीं है। अनमैन्ड एक्सकेवेटर वहाँ पे जाके ड्रॉप होगा थ्रू ड्रोन और रास्ता क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें पॉसिबिलिटीज़ आर
अनलिमिटेड। देखिए फ्यूचर इज लेकिन अभी करंटली आप लोग किस चीज पे फोकस किए हुए ज्यादा, या समझ ले गवर्नमेंट का फोकस है? अच्छा, इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि हमारी कुछ नहीं, वो तो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक है, सबको ऑब्वियस जितना आप कर सकते हैं वो ठीक है, आप जरूर बताना चाहेंगे, लेकिन ये कि स्ट्रेटेजिकली तो इससे अगर अभी भी हम फायदा नहीं उठा रहे तो हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि जब हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बात किया तो हमने अमेरिका ईरान इजराइल वॉर की बात की है, फिर इवन कि अभी भी हम जब बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी चल रही होती हैं, वो ये चल रही होती हैं कि अच्छा जी अगर किसी की हो रही है तो शायद चाइना ने हेल्प की थी। अब चाइना क्या हेल्प कर रहा है? वो टेक्नोलॉजी की हेल्प कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम इन हाउस ये चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं और हम स्ट्रेटेजिक चीज़ों में हेल्प आउट कर रहे हैं अपने डिफेंस मैकेनिज्म को, तो दैट इज लाइक ऑब्वियसली उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है। बट अदर देन दैट जी, क्योंकि ये जो पिछले कुछ जंगें हुई हैं इसकी वजह से लोगों के जहन में भी जब ड्रोन की बात आती है तो डायरेक्ट डिफेंस ही आ जाता है। लेकिन इसकी कमर्शियल यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे तैयब भाई ने कहा कि एक तो हेल्थ सेक्टर में कहीं पे भी कोई तरह का डिजास्टर हुआ है, नेशनल डिजास्टर हुआ है, आप मेडिकेशन वगैरह वहाँ पे लेके जा सकते हैं, फर्स्ट एड किट्स वहाँ पे लेके जा सकते हैं। अब स्पेशली अगर देखें अगर 2005 का अर्थक्वेक अभी इस वाला ना कर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो आप देखिए ऐसे बहुत सारे गांव थे जहाँ पे हफ्तों कोई नहीं पहुंच सका था। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि वहाँ पे बहुत जल्दी इस तरह की मेडिकल हेल्प पहुंच सकती है। अब देखिए जो जलसे जुलूस होते हैं उनकी मॉनिटरिंग है वो इस चीज़ से बड़ी बेहतर तरीके से हो सकती है। हमारा पाकिस्तान इट्स अ वेरी फ्लड स्ट्रिकन कंट्री, तो आप हर साल हमारा फ्लड आता है जी सो हर साल जो है हमारा फ्लडिंग होती है। अब फ्लडिंग में उसकी मॉनिटरिंग करना बियॉन्ड विजुअल रेंज एक जो है आपने देखना है कि यार फ्लड की क्या सिचुएशन है और आपके जो मॉनिटरिंग सेल्स हैं वो वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँचाएं कि फ्लड की ये यहाँ तक आ रहा है, इस तरह किसके हुआ। फिर एग्रीकल्चर में जैसे आपने बात की तो एग्रीकल्चर में बड़ी स्पेसिफिक यूज़ केसेस हैं इसके। एक तो वो स्प्रे भी कर सकता है आपकी जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं। इसके अलावा अगर आप उसमें अगेन आपके कंप्यूटर विजन कैमरा अगर उसमें है तो उससे आप जो क्रॉप की हेल्थ है वो भी मॉनिटर कर सकते हैं कि अच्छा अभी इसमें जो कि ह्यूमनली बड़ा इंपॉसिबल एक पत्ते को देखना, एक प्लांट को देखना, तो वो भी वो बता सकता है कि इस पत्ते में ये इस तरह की जो या ये प्लांट में ये चैलेंजेस आ रहे हैं, इसको इस चीज़ की नीड है, इसको पानी ज़्यादा मिल गया है, इसको पानी कम मिला है, ये बिल्कुल इस तरह की वो हो सकती है। अच्छा फिर जो माइनिंग आपकी एक्टिविटीज़ हैं, अब माइनिंग में बहुत बड़े बड़े ड्रोन्स नहीं यूज़ हो सकते हैं। तो हमारा ही एक स्टार्टअप है एस एरोनॉटिक्स के नाम से। सो उसने एक केज ड्रोन बनाया। सो उसका कार्बन फाइबर का एक्सोस्केलेटन है। सो वो अक्सर दीवार के साथ ड्रोन लगते हैं, गिरते हैं, टूट जाते हैं। वो उसमें वो वाली चीज़ नहीं है। तो माइनिंग में जाके अंदर अगर कोई लोग फंसे हुए हैं या कोई इस तरह की चीज़ है जहाँ पे इंसान नहीं जा सकता तो इस तरह के उसमें जा सकते हैं। बिल्डिंग्स जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसकी तो अगेन जैसा तैयब भाई ने कहा कि मतलब द यूज़ केसेस आर एंडलेस। गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है तो इन सारी जगहों पे उनका वो है ट्रस्ट है। मतलब अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है, आप बताएं ठीक है कि इससे आप क्या क्या यूज केसेस निकाल सकते हैं। तो कोई जैसे क्या कहते हैं अगर फ्लाइनॉटिक्स है वो कहता है मैं ब्रेन बनाता हूँ, ठीक है। अगर माहिर है वो कहता है कि यार मैं रिकॉन ड्रोन्स या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम्स क्रिएट करता हूँ। तो ये भाई अगर है वो कहेंगे कि यार नहीं मैं आके जो है इसकी जो पूरा वेट है 150 kg का जो पेलोड है मैं वो ड्रोन से उठा सकता हूँ। सो हर बंदे की अपनी इंटेलेक्ट, अपनी स्किल, अपने बैकग्राउंड नॉलेज के जरिए वो उस तरह के सोल्यूशन जो है वो क्रिएट करके वो फायदा दे सकते हैं। अच्छा हारिस जी बताइएगा कि हर चीज़ के अंदर अब हम AI को भी ले आते हैं, तो आप मुझे बताएं कि जब आप ये बनाते हो इसका जो आप समझ लो ब्रेन बना रहे हो तो उसके अंदर AI की इंटीग्रेशन कितनी है? और ऑब्वियसली मैं आपसे माहिर ये भी बात करूँगी जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दैट कि अब ड्रोन्स तो बना लिया तो अगर हम डिफेंस में यूज़ करें तो अगलों के पास एंटी ड्रोन सिस्टम भी होगा, तो उसके अंदर जो कॉम्पिटिशन है वो हम बाद में बात करेंगे। AI की इसके अंदर इंटीग्रेशन उसका कितना रोल प्ले है? अच्छा देखें हम अभी अपना एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं मुर्तज़ा 2.0 के नाम से, जो हमारा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है। उसमें हम इंशाल्लाह AI को इंटीग्रेट करेंगे। अभी हम उस पर हमारी R&D चल रही है। तो उसका मकसद ये है सेंसर फ्यूजन के अंदर AI को इंटीग्रेट करना। अक्सर आप इन्वायरमेंट में ऐसी ड्रोन को लेकर जाते हैं जहाँ पे जैमिंग होती है और ड्रोन उस GPS रेजिस्टेंट इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता। तो हमारा जो सिस्टम है जिसमें AI इंटीग्रेट होगा तो वो ऑटोमेटिकली फिर जिन सेंसर से ड्रोन अपनी पोजीशनिंग और अपनी जितने भी लोकेशन ले रहा होता है उससे वो ऑटोमेटिकली वो स्विचिंग करता है कि अच्छा GPS से मुझे इन्फॉर्मेशन अगर गलत आ रही है, स्पूफिंग हो रही है, तो मुझे IMU से डेटा को लेना चाहिए। अगर IMU से गलत डेटा आ रहा है तो मुझे बैरोमीटर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो AI इस केस में बहुत हेल्पफुल होता है। आप जब अपने क्योंकि हम देखें मैंने पहले मेंशन किया कि हम इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जब आपके पास सिस्टम इंडिजिनाइज होगा फिर आप इजीली AI को इंटीग्रेट करके अपने हिसाब से सिस्टम को मॉडिफाई करके
इजीली सही जी। बस बिल्कुल हमें अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ने में चाहूंगी, जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, ऑटोनोमस जो ड्रोन मिशंस होते हैं, थोड़ा सा अगर आप उनके बारे में भी बता जी सकें। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू एंटी ड्रोन सिस्टम, हमारा जो इंटरसेप्टर ड्रोन है दैट्स आल्सो कंसीडर्ड बेसिकली एंटी ड्रोन सिस्टम। अब Okay. एंटी ड्रोन सिस्टम में दो किस्म की होती हैं मैकेनिज्म टू टेक डाउन अ हॉस्टाइल ड्रोन। एक होता है सॉफ्ट किल, जब आप जैमिंग के थ्रू एक एनिमी ड्रोन को गिरा देते हैं। एक होता है हार्ड किल, बेसिकली व्हिच इज अ फिजिकल इंटरसेप्टर दैट जो है ना काइनेटिक इम्पैक्ट से या एक छोटी सी डेटोनेशन से जो है ना वो आपके जो एनिमी ड्रोन को जो है ना गिरा देता है। And ओके, सही और अगर आप एआई की भी बात करें तो देयर फुली ऑटोनोमस, तो द एआई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाइज के इस ट्रैजेक्टरी पे एनिमी ड्रोन हॉस्टाइल ड्रोन आ रहा है और उसका ये फ्लाइट पाथ है एंड इट विल गाइड द इंटरसेप्टर ड्रोन राइट इनटू द फ्लाइट पाथ ऑफ द ओके हॉस्टाइल। ओके जी। तैयब, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? मैं नाइकेट का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया जिसके थ्रू हमें कंज्यूमर्स तक, हमें मुख्तलिफ बायर्स तक, मुख्तलिफ एकेडमिया तक रसाई दी गई। अच्छा, लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट तो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन ये नहीं कहते कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी 120 स्टार्टअप्स हैं, ये वो लोग हैं जो वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। और वी आर बिल्डिंग, I will again say, we are building the future of Pakistan, the Pakistan that you will see after 10 years, and the Pakistan that will lead the world in the autonomous section, inshallah. इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हारिस, माहिर एंड तैयब जी। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। साइमा सुखेरा को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।